हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया जी। लास्ट सेशन मैंने आपको असेसमेंट प्रोसीजर का फर्स्ट सेशन कवर करवाया था। आज हम लोग सेकंड सेशन की ओर बढ़ते हैं और पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे लास्ट सेशन में जो मैंने कवर करवाया था, दैट वाज योर सेल्फ असेसमेंट। ओके, सेल्फ असेसमेंट में क्या था कि एक एसएससी खुद अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है। तो जब वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो गवर्नमेंट को वो कुछ डिटेल्स देगा कि ये मेरी इनकम है, इस पर इतना टैक्स बना, ये मैं खुद डिक्लेयर करता हूं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। याद आया होगा, उसमें कहा गया था एवरी पर्सन बिफोर सबमिटिंग आरओआई, ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो अगर सबमिट करता है सेक्शन 139 में, सेक्शन 142 में, सेक्शन 148 में, सेक्शन 153 ए में, अगर इनमें से किसी भी सेक्शन में वो रिटर्न फाइल करता है तो अपनी इनकम का सेल्फ असेसमेंट करता है। ठीक है ना? और सेल्फ असेसमेंट इनकम का उसका टैक्स कैलकुलेट करता है, साथ ही साथ टैक्स के साथ इंटरेस्ट और फीस भी कैलकुलेट करता है। मैंने कहा था पेनाल्टी नहीं, इंटरेस्ट एंड फीस खुद कैलकुलेट करता है और उसके बाद वो टैक्स को पे ऑफ करता है, इंटरेस्ट को पे ऑफ करता है, फीस को पे ऑफ करता है। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है और जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है ना तो उस पेमेंट की कॉपी को वो अटैच करता है। याद आया? हाँ सर। रिटर्न शैल बी अकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ सच पेमेंट। कैलकुलेशन कैसे करते थे सर? टोटल इनकम पर जो भी टैक्स निकला था वो प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी एंड 234 एफ। 234 एफ में हमारी फीस थी, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की। 234 ए में इंटरेस्ट था, लेट फाइलिंग ऑफ आरओआई का। 234 बी और सी एडवांस टैक्स से रिलेटेड था। ठीक, ये जो भी अमाउंट थे ये ऐड कर दिए गए थे, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, टैक्स हो, इंटरेस्ट हो और फीस हो, उसमें से माइनस किया गया था हम लोगों ने टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेक्शन 89 का रिलीफ, 89 का रिलीफ, 90, 90A, 91 और मैट और एएमटी क्रेडिट। याद आया? यस सर। ये चीजें हम लोगों ने माइनस की थी। जो भी आया उसके बाद हमको उसकी टैक्स लायबिलिटी को मीट आउट करना था। क्लियर? मैंने कहा था अगर हमने जो पेमेंट किया है वो पूरे अमाउंट का नहीं किया, शॉर्ट पेमेंट किया, तो शॉर्ट पेमेंट फर्स्ट विल बी एडजस्टेड आउट फ्रॉम द फीस अंडर सेक्शन 234F। क्वेश्चन करवाया था, एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद 234 ए एफ में एडजस्ट करने के बाद 234 ए बी सी में एडजस्ट करेंगे, यस, हाँ या ना। और सी नहीं था, 234 ए बी में एडजस्ट करेंगे और जो बचेगा वो हमारा चला जाएगा आपका टैक्स में। किया था ये सबसे पहले फीस में, उसके बाद इंटरेस्ट में और उसके बाद बैलेंस किया था टैक्स पेबल में। ठीक है सर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया था? पूरा कॉपी ऊपर वाला ही किया था, इन दो चीज़ों को हटा दिया था, ये कॉपी पेस्ट हो गया था। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका हो गया 234 ए एंड बी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने आपको बताया था अगर कोई एसएससी पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है इस पेमेंट को, जो वो खुद कहता है कि मैं लाइबल हूं, अगर उस अमाउंट को पे ऑफ करने में वो फेल्योर कर जाता है तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है और उसके ऊपर सेक्शन 220 और 221 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। 220 कहता है इंटरेस्ट, 221 कहता है पेनाल्टी। पेनाल्टी जो एप्लीकेबल होगी वो टैक्स के लिमिट तक होगी और इस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। याद आया? हाँ सर। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट मींस कि अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस बंदे को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जानी चाहिए थी, तो वो हमें नोटिस भेज सकता है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो, ये डेट है। इसके बाद दूसरा था कि अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी थी लेकिन हमसे कुछ वो डिटेल मांगना चाहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाना चाहता है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करवाना चाहता है, इंफॉर्मेशन, तो नाम ही है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। नाउ द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू डू असेसमेंट ऑन मी, बट बिफोर finalizing the assessment, before going ahead, they just want to get the information out from me। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके लिए वो हमसे कहता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने फर्निश करिए, प्रोड्यूस करिए और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को हमें डिटेल में बताइए।
इसके साथ साथ वो हमसे पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बोल सकता है, लेकिन हाँ वो पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में तब तक नहीं मांग सकता जब तक कि उसके लिए उसने ज्वाइंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल ना ले लिया हो। अच्छा, कब तक का वो पिछले सालों में ले सकता है डिटेल हमसे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, यानी प्रीवियस ईयर प्लस 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का वो हमसे डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करवा सकता है। अगर सेवरल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जिस अथॉरिटी का असेसिंग ऑफिसर का जुरिस्डिक्शनल पावर होगा ना, वो सारे के सारी चीज़ों का असेसमेंट उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर का एओ ही फाइनलाइज करेगा। अगर किसी ब्रांच का इंडिपेंडेंट ऑडिट हो चुका है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ। सेक्शन 142(2)A ये भी मैंने करवाया था शायद, ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)A करवाया था? नहीं। चलिए आज हम इसकी बात करते हैं, ये मैंने नहीं करवाया था। आज हम आते हैं ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)A। क्या है? ये है डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल हर्ड द वर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज ओनली वन सेक्शन वेयर यू विल फाइंड द वर्ड डायरेक्शन। ये केवल एक ही ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको ये डायरेक्शन वर्ड मिलेगा। और ये डायरेक्शन किस चीज के लिए है? डायरेक्शन है ऑडिट के लिए। ये डायरेक्शन है ऑडिट के लिए। अगर किसी असेसमेंट के प्रोसीडिंग्स में, if at any stage of the proceeding before him the assessing officer, यानी assessing officer किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेज पर है, कोई केस अंडर पेंडिंग है, कोई केस फाइनल नहीं हुआ है, अभी उस पर काम चल रहा है, तो और असेसिंग ऑफिसर को लगता है अरे ये इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा घुमावदार हैं, मींस असेसिंग ऑफिसर के पास उतना नॉलेज नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हो गए, ये बोल सकते हैं। तो कहा गया हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ द अकाउंट्स, डाउट्स about the correctness of the accounts, multiplicity of transaction in the accounts or specialized nature of the business activity of the SSE एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अगर उसको लगता है कि ये जो बिजनेस का हिसाब किताब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अकाउंट्स है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, स्पेशलाइज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, और चाहता है कि हमें उस पर कोई एक क्लियर कट व्यू मिले, क्योंकि अब असेसिंग ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी का एक ओपिनियन चाहिए होता है। तो क्या करेंगे वो असेसिंग ऑफिसर? वो असेसिंग ऑफिसर डायरेक्शन देंगे एसएससी को कि भाई ये सीए है, दिस इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब तो सारा फेसलेस हो गया है, लेकिन मान लेते हैं फेसलेस नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए वाइल रीडिंग दिस वन सेक्शन हम मान लेते हैं फेसलेस नहीं हुआ है, फेसलेस असेसमेंट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें दोबारा आएंगी, 143(3)A आएगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। फेसलेस असेसमेंट या ई असेसमेंट के बारे में क्या प्रोविजंस है वो देखा जाएगा। फिलहाल ये मान लो कि अगर ड्यूरिंग एट एनी प्रोसीडिंग ऑफ द एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इफ असेसिंग ऑफिसर थिंक और असेसिंग ऑफिसर हैव डाउट or the assessing officer just want to get the clarification on the complexity of the transactions or on the volume of the transaction or specialized nature of the transactions, कुछ इस तरह का सिस्टम है। तो उसमें असेसिंग ऑफिसर एसएससी को एक डायरेक्शन दे सकता है। उसमें आएगा कमिश्नर का क्या रोल है, अभी मैं बता रहा हूं। डायरेक्शन दे सकता है, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं तुमको कि जाओ और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट ले आओ। एसएससी कहेगा नहीं भाई साहब मेरी तो ऑडिट हो चुकी है, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवन दो पहले से उसने ऑडिट करवा रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उस डायरेक्शंस को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और इसमें जो सीए का अपॉइंटमेंट होगा ना, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, direct the SSE to get his accounts audited by an account CA nominated by CIT। तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कोई असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट एक डायरेक्शन नहीं दे सकता एसएससी को कि जाओ इस सीए से ऑडिट करवा लाओ ना। वो असेसिंग ऑफिसर फर्स्ट प्रायर अप्रूवल या प्रायर परमिशन लेगा सीआईटी या कमिश्नर का, दोनों एक लेवल के होते हैं, दोनों का लेवल और पोस्ट एक होता है। तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आप चीफ कमिश्नर और कमिश्नर की मैंने परमिशन ले ली है, उन्होंने ऑडिट के लिए हाँ बोल दिया है, अब आप जाओ इस सीए से जो कि नॉमिनेटेड है सीआईटी द्वारा, उस सीए से ऑडिट करवा लाओ।
अच्छा, द ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट बिकम लायबिलिटी टू कैरी आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एज डायरेक्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर। तो यहां पर ये जिम्मेदारी बनता है, दिस इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, दिस इज नॉट एन ऑप्शन टू द एसएससी। अगर वो ऑडिट पहले से भी करवा चुका है तो भी उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दोबारा ऑडिट करवाना पड़ेगा और उस सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा जिस सीए को सीआईटी ने अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है। क्लियर है? अच्छा, कहा गया ऑर्डर अंडर सेक्शन 142(2)A इज अ क्वासी जुडिशियल ऑर्डर। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक जुडिशियल अथॉरिटी तो नहीं है लेकिन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी माना गया है और यहाँ पर उसको सारे के सारे पावर्स दिए गए हैं। किसको? जो ऑर्डर है उसको, यानी कि एसएससी को उस ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है। देयरफॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव टू बी अप्लाइड, हैज टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी बिफोर डायरेक्शन ऑफ द स्पेशल ऑडिट। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं, स्पेशल ऑडिट क्या होता है। स्पेशल ऑडिट क्या होता है? 142(2)A में एक असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एसएससी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, एसएससी के जो वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैं, एसएससी का जो बिजनेस का नेचर है वो स्पेशलाइज्ड नेचर है और उस पर हमको किसी का सपोर्ट चाहिए। तो असेसिंग ऑफिसर सीआईटी या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेकर के एसएससी को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई जाइए आप इस सीए को, जिसको सीआईटी कमिश्नर ने अपॉइंट किया है, जिसको सीआईटी ने अपॉइंट किया है, अपॉइंट किया मतलब नॉमिनेटेड किया है, उससे आप स्पेशल ऑडिट करवा करके वो ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने ले आइए। अब मैंने कहा ये ऑडिट रिपोर्ट करवाना या ना करवाना ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये मजबूरी है एसेसिंग ऑफिस एसएससी की और वो इसको फॉलो करेगा ही करेगा, करवाना ही पड़ेगा। वो ये नहीं प्ली दे सकता कि हमने तो ऑडिट पहले ही करवा रखी है, अब दोबारा ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है या इस सीए से ऑडिट करवा ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑडिट करवानी ही करवानी पड़ेगी। इसीलिए इसको कहा गया स्पेशल ऑडिट और यहां पर डायरेक्शंस वर्ड यूज किया गया और ये डायरेक्शन, ये जो ऑर्डर है, डायरेक्शन का जो ऑर्डर है, दिस इज अ क्वासी जुडिशियल पावर या ऑर्डर। देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अल्टीमेटली इट्स अ हरासमेंट टू द एसएससी। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है एसएससी के ऊपर, इसलिए यहां पर नेचुरल जस्टिस का सिस्टम एप्लीकेबल होता है और नेचुरल जस्टिस, मैंने कई बार इस वर्ड को बोला है, और नेचुरल जस्टिस के समय एसएससी को सुनने का मौका दिया जाता है, सुनने का मौका दिया जाता है। नेचुरल जस्टिस बेसिकली दो चीजों पर बेस्ड होता है। मैंने यहां पर आपको एक हिंट दे दिया है कि किसी को बिना सुने ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर सामने वाले के अगेंस्ट हम कोई स्टेप उठा रहे हैं तो उसको बिना सुने आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, हाँ या ना? और कोई भी आदमी अपने हिसाब से जजमेंट नहीं दे सकता किसी दूसरे के ऊपर। तो ये आपका नेचुरल जस्टिस का सिस्टम एप्लीकेबल होता है यहां पर। मैंने कहा अगर ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम लिमिट के लिए कहा गया, टोटल टाइम लिमिट जो मिलती है वो 180 डेज की मिलती है। टोटल टाइम लिमिट जो मिलती है, टोटल इन एग्रीगेट जो टाइम लिमिट मिलती है वो 180 डेज की मिलती है। मान लो 5 अप्रैल को एक नोटिस सर्व किया गया था एसएससी के ऊपर, कहा गया था कि भाई आप ना इस सीए साहब के यहां से ऑडिट करवा कर लाइए। तो जिस दिन उसको नोटिस मिला था उस दिन से, और कहा गया था 100 दिन के अंदर करवा कर लाइए, विद इन 100 डेज। 100 डेज मान लो नहीं हो पाया तो भी कहा गया कि जो टोटल लिमिट उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 100 डेज को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगेन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज, बट द टोटल पीरियड ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 180 डेज। ये टोटल पीरियड 180 डेज से अधिक नहीं होनी चाहिए, एवन जो एक्सटेंशन है वो मिला करके। तो कहा गया द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर आफ्टर कंडक्टिंग द ऑडिट मस्ट बी फर्निश टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द असेसिंग ऑफिसर इन हिज ऑर्डर। ठीक है। द AO however entitled or on receipt of the application by the assessee made for any good or sufficient reason to extend the time limit for further period as he deems fit, उस पीरियड को असेसिंग ऑफिसर एक्सटेंड कर सकता है। The aggregate of the period, the important word is aggregate of the period originally fixed and the period extend or periods extended should not exceed 180 days in any case।
किसी भी कीमत पर ये 180 दिन से अधिक नहीं हो सकता. दिस टाइम ऑफ 180 days must be reckoned from the date on which the AO direction to get his accounts audited is received by the SSC. तो जिस दिन ये ऑर्डर रिसीव हुआ था SSC को स्पेशल ऑडिट का, उस दिन से टोटल मिलाकर आप 180 डेज काउंट कर लीजिए, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर. ऑडिटर का रिमनरेशन कमिश्नर तय करता है, जिसने अपॉइंट किया है और पेड किया जाएगा उसका रिमनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है हम लोग यहां पर असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज होगा. मान लो स्पेशल ऑडिट से सीए साहब ने कुछ जो पॉइंट भाई असेसिंग ऑफिसर ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स बोले होंगे स्पेशल ऑडिट करवाने के लिए. अब जो ऑडिटर है उसने उन पर अपनी रिपोर्ट दी, अब उस रिपोर्ट का यूज क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसको बताया गया है. उसके पीछे इंक्वायरी ली जा सकती है, यानी पूछताछ की जा सकती है, भाई ये हमारे पास रिपोर्ट आई है, आप इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए. और उसका एनी ऑडिट अंडर सेक्शन 142A विच इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर फेल्स टू गेट, अगर फेल कर जाता है तो भैया ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, The AO is entitled to make best judgment assessment. ये याद रखेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का एक और नाम है, इसको हम लोग एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोलते हैं, और सेक्शन 144 में ये फॉल करता है. सेक्शन 144 आता है अंडर सेक्शन, देखिए लिखा भी हुआ है अंडर सेक्शन 144, ठीक है ना. यानी अगर कोई स्पेशल ऑडिट करवाने में चूक करता है तो वहां पर सेक्शन 144 अप्लाई हो जाएगा. एक क्वेश्चन है उसको करते हैं, ये टॉपिक ओवर है अब हम लोग का. मैंने आपको यही बताया, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं, हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स. अगर असेसिंग ऑफिसर को एओ को लगता है कि एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं, हाई वॉल्यूम है, नंबर ऑफ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, स्पेशलाइज नेचर का ट्रांजैक्शन है, या कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान कि भाई हमें इसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, तो वो एसएससी को एक डायरेक्शन दे सकता है कि इस सीए के यहाँ से आप हमें ऑडिट रिपोर्ट ला करके दीजिए. इस सीए के यहाँ से, कौन सा सीए जिसकी प्रायर अप्रूवल ली है असेसिंग ऑफिसर ने चीफ कमिश्नर से या सीआईटी से, और उस सीए का अपॉइंटमेंट भी सीआईटी ने ही किया है, तो उसको वो ऑडिट के लिए बोल सकता है. वो एसएससी के लिए मजबूरी है कि उस सीए के यहाँ जा करके ऑडिट रिपोर्ट ले आए, कितने दिनों के अंदर, जितना कि उस ऑर्डर में लिखा गया है. ये ऑर्डर क्वासी जुडिशियल ऑर्डर होता है, इसको सारे पावर्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का सिस्टम एप्लीकेबल होता है, और उसको सुनने का मौका दिया जाता है. किसको? एसएससी को. यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर. फिर मैंने बोला कि एसएससी जो है वो जाता है सीए साहब के यहाँ से, वहां से रिपोर्ट बनवाता है और ले आता है, लेकिन हो सकता है माइट बी इट कैन गेट डिले. तो वहां पर अगर डिले होता है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि जो स्पेसिफाइड पीरियड दी गई थी ऑडिट रिपोर्ट लाने के लिए, अगर उसमें डिले होता है तो वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, फिर से एक्सटेंड कर सकता है, फिर से एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन फ्रॉम द वेरी ओरिजिनल डेट ऑफ ऑर्डर टू द कंप्लीशन इट कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 180 डेज. ये पूरी पीरियड 180 दिन से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है ना. अगर उसमें फेल्योर कर जाता है ऑडिट रिपोर्ट लाने में एसएससी, तो उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो हम लोग सेक्शन 144 में आने वाले समय में देखेंगे. इसके बाद तो हम लोग स्क्रूटनी असेसमेंट देखेंगे 143(2) का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे 144. इज इट क्लियर? क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ मिस्टर नमन द एओ फाउंड दैट हिज अकाउंट्स वर वेरी कॉम्प्लेक्स. ही ऑर्डर्स फॉर स्पेशल ऑडिट आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीआईटी. मिस्टर नमन ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्डर एज अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड. भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड है तो भी इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. वहां पर एसएससी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज नॉमिनेटेड बाय द सीआईटी. Next question है, on 1st April 2020, Mr. Sohan received an order from AO directing him to get his accounts audited, ठीक है, from the specified auditor and to furnish the audit report by 31st of August. बोला क्या गया है? 1st April से बोला गया है, 1st April को बोला गया है उसको. क्या बात है. और 31 अगस्त को उसको रिपोर्ट लानी है, ठीक है. ड्यू टू डिले ऑन अकाउंट ऑफ द ऑडिटर मिस्टर सोहन कुड नॉट गेट हिज अकाउंट्स. अब ऑडिटर से डिले हो गया तो एओ एक्सटेंड कर रहा है 60 दिन के लिए, इसको 60 डेज के लिए एक्सटेंड कर रहा है.
तो हमें बताओ मैक्सिमम डेज क्या हो सकते हैं सर। 1 अप्रैल 2020 की अगर बात करें तो टोटल हमको 180 डेज मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 180। अप्रैल में आपके निकल गए 30 दिन, अप्रैल खत्म, बचे 150 डेज। कितने? ये अप्रैल खत्म। अब मई में भी हमारे निकल गए 31 डेज, बचे 190 डेज। अरे बोलो ना। जून में फिर निकल गए हमारे 30 डेज, अरे हाँ 89 डेज बचे। अच्छा जुलाई में मैं बोलूं तो 31 डेज यहां पर भी निकल गए, तो 58 डेज बचे। अगस्त की मैं बात बोलूं तो 31 डेज फिर निकल गए हमारे, कितने बचे? 27। तो हमारा 27 सितंबर तक ये काम हो सकता है। किस डेट तक हो सकता है? 27 तो यहां पर 31 अगस्त के बाद 60 डेज कितना होता है? सितंबर पूरा मिल गया 30, और 30 अक्टूबर तक का डेट मिला, जबकि लास्ट डेट क्या है? 27 सितंबर। तो भैया नहीं हो सकता। यहां 29 क्यों लिखा है? मैंने कहीं डेट में गड़बड़ कर दिया होगा, जो भी हो देख लेंगे। 27 या 29 जो भी आए, तो इससे ऊपर नहीं हो सकता। जबकि वो जो टाइम दिया गया था वो अक्टूबर में चला जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी और गलत है। एक्ट कहता है 180 डेज के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। देख लेंगे आप 29 सितंबर 180 डेज एक्सपायर कर रहा है, कैलकुलेशन कर लेंगे। मेरी पेन थोड़ा आज मिसबिहेव कर रही है, ठीक है ना। ये था आपका 142(2)(a) का स्पेशल ऑडिट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, इसके आगे बात करते हैं रेफरेंस का। किसका? रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। ये 142(a) में दिया है जी। ढंग से सुनेंगे, एक एक वर्ड हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ है, एक्ट है, तो हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग निकलता है। ये 142(a) बोलता है कि ये पावर है असेसिंग ऑफिसर के पास कि वो रेफरेंस के लिए दे सकता है मैटर को वैल्यूएशन ऑफिसर। यानी अगर किसी चीज का वैल्यूएशन करना हो कि एसएससी ने वो अमाउंट सही दिखाई है या नहीं दिखाई है, फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द प्रॉपर फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द वैल्यूएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट और इन पर्टिकुलर एनी इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज, वहां पर इसको वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजा जा सकता है। क्या बोला? एओ, हाँ या ना, दोनों चीजें शामिल हैं, वेदर और नॉट। ढंग से सुनेंगे, द एओ, चाहे उसको लगता है या नहीं, वेदर और नॉट, ही इज सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस और completeness of the accounts of the SSC may for the purpose of assessment or reassessment make a reference to the valuation officer. This is important. तो एओ किसी भी अमाउंट को वेरिफिकेशन के लिए रेफर कर सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास, रेफरेंस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ताकि हम असेसमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकें। टू एस्टिमेट किस लिए? वैल्यू इंक्लूडिंग एनी एसेट, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू हिम। क्लियर है? वैल्यूएशन ऑफिसर का क्या काम है? उसका वैल्यूएशन करे। अब जाहिर सी बात है, कोई वैल्यूएशन करेगा तो एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट, डिटेल मांगी जाएगी एसएससी से, हाँ या ना। वो सारी चीजें यहां दी हुई है, कहानी दी हुई है, और एसएससी को सुनने का मौका देगा। खत्म। अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है, ढंग से सुने, तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द एसेट, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो अपने माइंड का यूज करते हुए प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल लेगा। रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की बात आती है। वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी कॉपी जो है ना, एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को भेजेगा और एक कॉपी एसएससी को भेजेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर कहेगा भाई ये लो, आप लोग अब अपना हिसाब किताब खुद तय कर लो। जो मेरी ड्यूटी थी एस्टिमेट करने की, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने की, वो मैंने करके आपको दे दी।
इन्वेस्टमेंट भी है उसमें, सिक्योरिटीज भी हैं। अच्छा, कब तक दे सकता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस इज मेड। जिस महीने में वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस दिया गया था उस महीने को निकाल बाहर करो, उसमें 6 मंथ और ऐड कर दो। इन 6 महीनों के अंदर अंदर उस वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, असेसिंग ऑफिसर को एज वेल एज एसएससी को। अच्छा, जब ये वैल्यूएशन ऑफिसर से रिपोर्ट मिलती है असेसिंग ऑफिसर को, तो वो एसएससी को कहता है अब भाई तुमको मैं सुनने का मौका देता हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारा असेसमेंट या रीअसेसमेंट करने जा रहा हूं। दैट्स इट, दिस इज फुल एंड फाइनल। तो कुल मिलाकर यही समझ में आया कि एक असेसिंग ऑफिसर, चाहे उसे लगे या ना लगे, अगर उसको असेसमेंट करने के लिए ये लगता है कि हमें इस प्रॉपर्टी की, हमें इस इन्वेस्टमेंट की, हमें इस एसेट्स की प्रॉपर अमाउंट पता चल जाए, एवन स्टॉक की भी अगर प्रॉपर वैल्यूएशन पता चल जाए, तो हम इस एसएससी का असेसमेंट अच्छे तरीके से या रीअसेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो इसके लिए एक रेफरेंस दे सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कि भैया इसकी वैल्यूएशन निकाल कर लाओ। इसके पहले मैंने बोला था कि अकाउंट्स में कॉम्प्लेक्सिटी थी 142(2)A में, अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस में कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करेगा, लेकिन यहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर हेल्प करेगा वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों चीजें अलग अलग हैं। 142(2)A इज क्वाइट डिफरेंट एंड 142A इज क्वाइट डिफरेंट। तो यहां पर हम वैल्यूएशन के लिए रेफरेंस दिए हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट जिस महीने उसको ऐसा रेफरेंस मिलता है उस महीने के बाद 6 महीने और ऐड कर देते हैं, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। एसएससी को वो बुलाएगा, उससे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाएगा, फिर एस्टिमेट करेगा। एसएससी अगर कोऑपरेट नहीं करता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर अपना बेस्ट जजमेंट देते हुए एस्टिमेट कर देगा, वैल्यूएशन कर देगा और अपनी रिपोर्ट विद इन 6 मंथ एसएससी को और असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कर देगा। असेसिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को लेने के बाद एसएससी को सुनने का पूरा मौका देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसके बाद उसका असेसमेंट और रीअसेसमेंट करेगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं था, जस्ट लाइक अ स्टोरी। आगे चल सकते हैं? हाँ सर। अब आते हैं हम लोग समरी असेसमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी? समरी असेसमेंट। ये समरी असेसमेंट क्या होता है? ये पहला असेसमेंट है आपके सामने, लेकिन ये वो असेसमेंट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जरा ढंग से सुनिए, ये कौन सा असेसमेंट है? 143(1) समरी असेसमेंट, जिसको हम लोग इंटीमेशन भी बोलते हैं। इसमें डिपार्टमेंट सीपीसी पे प्रोसेसिंग करके रिपोर्ट रिटर्न को आपको फाइनल अमाउंट, फाइनल रिटर्न दे देता है। सर, ये समरी असेसमेंट क्या होता है? समरी असेसमेंट की अगर मैं बात बोलूं, जहां पर कोई रिटर्न फर्निश की गई है, जहां पर एसएससी ने कोई रिटर्न फर्निश की है, मैंने क्या बोला? जहां पर एसएससी ने कोई रिटर्न फर्निश की है, चाहे वो खुद किया हो, चाहे 142(1) की नोटिस के अगेंस्ट किया हो, चाहे उसने खुद रिटर्न फाइल की है, चाहे 142(1) में उसको बोला गया था कि भैया आप रिटर्न फर्निश कर दो, तो उसके लिए उसकी जो रिटर्न है उसको प्रोसेस किया जाता है। कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपने रिटर्न फर्निश की, आपकी रिटर्न चली गई वहां पर डिपार्टमेंट के पास। अब ऐसा नहीं है जितनी भी रिटर्न्स आती हैं सबका केस उठा करके स्क्रूटनी में डाल दो, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। बहुत लिमिटेड केस, बहुत नॉमिनल केस पिक किए जाते हैं और उसके लिए हर साल सीबीडीटी गाइडलाइन रिलीज करता है, सर्कुलर कह सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को कि किस तरह के केसेस को हमें स्क्रूटनी के लिए पिक करना है। इज इट क्लियर? सारे केसेस स्क्रूटनी के लिए पिक नहीं होते, तो जो स्क्रूटनी आएगा वो हम लोग सेक्शन 143(2) एंड 143(3) में देखेंगे। अभी हम स्क्रूटनी असेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ समरी असेसमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास, मैं डिपार्टमेंट हूँ, मैं सीपीसी हूँ, बैंगलोर हूँ, मेरे पास दुनिया है, दुनिया नहीं, इंडिया भर के रिटर्न्स मेरे पास सबमिट किए गए, फर्निश किए गए। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, ये क्या करेगा? उन रिटर्न्स को देखेगा, एक एक रिटर्न्स को देखेगा। क्या देखेगा? ताकि भैया इन रिटर्न्स को निकाल बाहर करो। जिनको स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कर लिया वो तो किनारे हैं,
मेरी बात ढंग से समझे, जिनको स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया, बहुत ही नॉमिनल केस, बहुत ही कम केसेस उठाए जाते हैं, 1% 2%, उनको उठाकर किनारे रख लिया जाता है, भैया इन पर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए गाइडलाइन रिलीज की गई है। जो बची हुई रिटर्न्स हैं, जिनका स्क्रूटनी नहीं करना है, मेरी बात ढंग से समझें, उनके लिए सीपीसी ने क्या किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ने, कि भाई इन रिटर्न्स को अब हम देखते हैं क्या कोई एरर या कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या। भाई आपने रिटर्न भले हम पन्ने पलट रहे हैं, सब ठीक है चलो हटाओ, सब ठीक है चलो हटाओ, अरे इसने तो 2 और 2 3 लिखा है, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, चलो इसका ठीक करवाओ, तो इस बंदे को एक नोटिस भेजो, तो इंटीमेशन भेजो, तो इससे पैसा कलेक्ट करो, तो मतलब इस तरह की गलतियां, तो इन चीजों को पकड़ा जाता है, जो छोटी मोटी गलतियां हैं जो अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स होती हैं, ताकि हम उनको इंटीमेशन भेज सकें, क्या भेज सकें, इंटीमेशन भेज सकें। और इंटीमेशन वर्ड केवल सेक्शन 143(1) में ही आता है, इसमें एसएससी के पास एक नोटिस आती है, एसएससी को उसको रिप्लाई करना पड़ता है, अगर एसएससी रिप्लाई करता है, सामने वाले को सेटिस्फाई कर देता है, तो उसका रिटर्न आगे बढ़ जाता है, खत्म कर दिया जाता है, अगर नहीं कर पाता तो जो एडजस्टमेंट बोला गया था उसको वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको आगे ऐड करके एडजस्टमेंट करके आगे उससे डिमांड कर सकती है सेक्शन 156 के हिसाब से। सेक्शन 156 के हिसाब से उसको नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाता है। आएगा थोड़ी देर में, उसके लिए बात करेंगे। हम लोग को आज अब इत्मीनान से केवल सेक्शन 143(1) पर ही कंसंट्रेट करना है, इससे ज़्यादा आज हम लोग देखेंगे भी नहीं। भाई हमें धीरे धीरे समझ में आना चाहिए ना। हम एक साथ अगर आपको सेक्शन समरी असेसमेंट में बता दें, स्पेशल ऑडिट बता दें, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर भी बता दें, फिर हम स्क्रूटनी असेसमेंट भी आज ही बता दें, फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी आज ही बता दें, तो दिमाग काम करना नहीं काम करेगा। फिर उसके बाद हम इनकम स्केपिंग असेसमेंट भी बता दें, उसके बाद टाइम लिमिट्स भी बता दें, तो वहां पर दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। अच्छा, बीच में एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रह गया, तो कहने का मतलब इतनी चीजें धीरे धीरे, इसकी एक लिमिट है, जरा देखा जाए। जी सर। तो कहा गया कि अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है रिटर्न में, मैंने क्या कहा, वो लोग पेजेस पलटेंगे और देखेंगे क्या अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है तो उसको तुरंत ठीक करवाया जाएगा, उसके लिए इंटीमेशन भेजा जाएगा कि अर्थमेटिकल एरर है। दूसरा, अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम है, मेरी बात ढंग से समझें, इनकरेक्ट क्लेम है, ये है इनकरेक्ट क्लेम। क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद आपको अभी बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताने, मैं केवल एक निशान लगा रहा हूं। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकरेक्ट क्लेम, तो उसको छोड़ देते हैं। अर्थमेटिकल एरर है, इनकरेक्ट क्लेम है, और ये 3 डिसअलावेंसेस हैं। यहां पर एक और पॉइंट था बीच में जिसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, फिलहाल हम उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हटा दिया गया है, हटा दिया गया। 16A 26AS वगैरह था, हटा दिया गया, तो हम भी हटा देते हैं, क्यों कंफ्यूजन पालें। मैंने कहा क्या एडजस्टमेंट करेंगे, पहला अर्थमेटिकल एरर, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम, और थर्ड डिसअलावेंसेस, इन 3 चीजों का। पहला अर्थमेटिकल एरर, सेकंड इनकरेक्ट क्लेम, और तीसरा डिसअलावेंसेस, इन 3 चीजों का। किन 3 चीजों का डिसअलावेंसेस, वो में हम बात करते हैं। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम देर से भरी है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम बिलेटेड फाइल की है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल नहीं की और बाद में फाइल की, तो भाई आप लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ये वाला सिस्टम है तो भैया हटाओ इस चीज को। आपने तो गलती से क्लेम कर दिया है, हर आदमी चाहेगा कि वो मैं क्लेम कर लूं, तो उन्होंने रिटर्न में क्लेम कर दिया एवन दो दे फाइल द रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट। तो कहा गया लॉस क्लेम्ड इफ आरओआई ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच द सेट ऑफ लॉस इज क्लेम्ड वाज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट, चलिए भी बता देते हैं। डिडक्शन क्लेम्ड 10AA 80IA IAB IB IC ID और IE अगर रिटर्न ऑफ इनकम देर से फाइल की गई है। तो अगर रिटर्न ऑफ इनकम देर से फाइल की गई है तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, पहली चीज। अगर रिटर्न देर से फाइल की गई है तो सेक्शन 80 और सेक्शन 10 की ये चीजें आप अलाउ नहीं करवा सकते, तो हम डिसअलाउ कर देंगे। और तो और ऑडिट रिपोर्ट में कोई एक्सपेंडिचर बताया गया था, कोई ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपेंडिचर इंडिकेट किया गया था,
लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम में उसको शामिल नहीं किया गया था, तो उसको भी हम डिसअलाउ कर देंगे। मेरी बात ढंग से समझिए, कोई एक्सपेंडिचर जिसको ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया है और वो हमारे रिटर्न ऑफ इनकम में शो नहीं किया गया है, इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। क्या कर देंगे? डिसअलाउ। तो पहला अर्थमेटिकल एरर को 2 और 2 जहां 4 कर दिया गया था, 5 कर दिया गया, तो उसको 2 और 2 को 2 और 2 को 3 और 5 कर दिया गया था, भैया उसको 4 करो। दूसरा जो कोई एक्सपेंडिचर, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम, उसके बारे में मुझे आपको बताना है। इनकरेक्ट क्लेम में इनकंसिस्टेंसी वगैरह क्या होती है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहली चीज ये याद रखेंगे, अर्थमेटिकल एरर, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम, और तीसरा डिसअलावेंसेस। डिसअलावेंसेस में पहला था कि अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल्ड है, तो आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को यूज नहीं कर सकते नॉर्मली। दूसरा, अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम बियॉन्ड ड्यू डेट है, तो उस केस में भी आप कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं 80I के से रिलेटेड, 10AA 80I से रिलेटेड, वो आप अलाउ नहीं करवा सकते, वो मैंने यहां दिया है, ठीक, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा थर्ड, कि अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो ऑडिट रिपोर्ट में शामिल की गई है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर आपके रिटर्न ऑफ इनकम में अकाउंटेड फॉर नहीं है, तो भैया उस एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें डिसअलाउ करेंगे। अब मेरी बात समझ में आई, अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम और 3 चीजों का डिसअलावेंसेस। पहला रिटर्न ऑफ इनकम, दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम, और तीसरा कहा गया कोई एक्सपेंडिचर जो ऑडिट रिपोर्ट में शामिल है लेकिन उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया है रिटर्न ऑफ इनकम में, तो इन 3 चीजों को डिसअलाउ कर देंगे। अच्छा, इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। कहा गया इनकरेक्ट क्लेम ये है, कोई भी ऐसा क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रीज, मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द रिटर्न which is inconsistent with in another entry of the same or some other items in such return, जो इनकंसिस्टेंस है, जिसको देखने से ही लगता है अरे उधर ऐसा इधर ऐसा, कैसा किधर, वो हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो फिलहाल कोई चीज इनकंसिस्टेंट है तो इनकरेक्ट क्लेम है। इनकंसिस्टेंट जो एक लाइन पे नहीं है उसको हम लोग हटाएंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन वॉज रिक्वायर्ड एंड हैज नॉट बीन सो फर्निश्ड, कुछ चीजों के बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी एसएससी से, लेकिन एसएससी ने वो फ्रूटफुल तरीके से इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। थर्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डिडक्शन वेयर द डिडक्शन एक्सीड्स द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट, तो ये इनकरेक्ट क्लेम है। इनकरेक्ट क्लेम यानी गलत तरीके से क्लेम किया गया, कोई चीज इनकंसिस्टेंट नहीं है, किसी चीज के बारे में डिटेल मांगी गई थी नहीं मिली, और कोई डिडक्शन जो अपने लिमिट से एक्सीड है, मान लेते हैं सेक्शन 80C वगैरह मिला करके 80CCE में 1,50,000 का डिडक्शन है, आपने तीनों को अलग अलग करके 180 का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो भैया वो नहीं माना जाएगा, लिमिट के ऊपर नहीं जा सकती डिडक्शन। तो ये इनकरेक्ट क्लेम है। इनकरेक्ट मतलब गलत तरीके से आपने कोई चीज क्लेम की है, पहला कोई एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम किया है या कोई इनकम शो की है, गलत तरीके से हटाया जाएगा। जाहिर सी बात है, आपसे डिटेल मांगी गई, आपने वो फ्रूटफुल या उसका प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। दूसरा, कोई डिडक्शन था जो अपनी लिमिट से एक्सीड कर गया, और कोई चीज जो इनकंसिस्टेंट है, जो नॉट इन लाइन विद द अकाउंट्स है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्री, तो उसको हम लोग इनकरेक्ट क्लेम मानेंगे। तो अब कौन कौन सी 3 चीजें आ गई, अब समझ में आया। पहला मैंने बताया कोई अर्थमेटिकल एरर है, कोई इनकरेक्ट क्लेम है। इनकरेक्ट क्लेम में इटसेल्फ 3 चीजें हैं। पहला, कोई डिडक्शन मांगी गई थी, एक्सीड थी लिमिट से। दूसरा, कोई चीज इनकंसिस्टेंट है, हटा दिया जाएगा, यानी कि वो भी मान लिया जाएगा। किसी चीज की इंफॉर्मेशन मांगी गई थी और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट या उसका रिजल्ट नहीं दिया गया था, या रिपोर्ट नहीं दी गई थी, या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिए, रिप्लाई नहीं दिया गया था। तीसरा, इन 3 चीजों का डिसअलावेंसेस कर दिया जाएगा। डिसअलावेंसेस बट ऑब्वियस है कि डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के बाद, जो ड्यू डेट के बाद अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है, तो आपके साथ 2 चीजें तो होनी ही होनी है। पहला, कि आप लॉस क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, कि आप सेक्शन 80I से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं और 10AA उनको आप क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड, कोई एक्सपेंडिचर जो ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेटेड है और आपने अपने रिटर्न में अकाउंट फॉर नहीं किया, उसका डिसअलावेंसेस। कहा गया जो भी अब इनका एडजस्टमेंट करने के बाद, भाई आपने रिटर्न फाइल की, मैं यूनिट हूं, सीपीसी हूं, मैं आपकी रिटर्न को देख रहा हूं,
जो मुझे एडजस्टमेंट करने हैं, अब जो मुझे मिले, इनकंसिस्टेंट थे, इनकरेक्ट थे, डिसअलाउ करना था, ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद मैं अब आपका शुरू से टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस कैलकुलेट करूंगा। सीपीसी दोबारा इन सब चीजों पर कैलकुलेशन स्टार्ट करेगी। कैलकुलेशन टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी इफ एनी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तो नया टैक्स का अमाउंट आएगा, नया इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा और इसको मांगा जाएगा एसएससी से। इसके लिए इंटीमेशन प्रिपेयर किया जाएगा और उसको जनरेट किया जाएगा और उसको भेजा जाएगा। इंटीमेशन को प्रिपेयर करना, उसको जनरेट और उसको एसएससी को सेंड करना कि भैया अब जो ये अमाउंट लिखा हुआ है ना, इसको आप पे ऑफ करें और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द एसएससी। जो ये अब अमाउंट ऑफ रिफंड अब आपका बनता है इतना बनता है, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है अब इतनी बनती है, जो दोनों में से कुछ भी बन सकता है। हाँ या ना? कहा गया एडजस्टमेंट तब तक नहीं किया जा सकता, एडजस्टमेंट तब, भाई एडजस्टमेंट यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जा रहा है। भाई जैसे बात है, इंटीमेशन देने का मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी। एडजस्ट, अब उससे रिप्लाई मांगा जाएगा, भाई रिप्लाई दो। एडजस्टमेंट शेल नॉट बी मेट, तो ऊपर जो मैंने एडजस्टमेंट किए थे, यानी मैं यूनिट हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर हूं, एडजस्टमेंट शेल नॉट बी मेड अनलेस एन इंटीमेशन इज गिवन टू द एसएससी ऑफ सच एडजस्टमेंट ईदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द एसएससी शैल बी कंसीडर्ड। अब उसके बाद एसएससी उसको रिप्लाई देता है। ऐसा नहीं डिपार्टमेंट ने कुछ भी कर दिया तो हमको मानना पड़ेगा, एज एसएससी को मानना पड़ेगा ना। डिपार्टमेंट जो कुछ भी एडजस्टमेंट करेगा उसकी डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके एसएससी के पास 143(1) का नोटिस जाएगा कि भैया ये आपका इंटीमेशन है और हमारे हिसाब से आपकी रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से इतना टैक्स लायबिलिटी बनता है और हमारे एडजस्टमेंट के बाद इतना बनता है। अब आप हमें रिप्लाई दीजिए। 30 दिनों का समय हम आपके देते हैं। कितने दिनों का? 30 डेज का हम आपको टाइम देते हैं। आप हमें प्रॉपर रिप्लाई दीजिए। अगर हम आपके रिप्लाई से प्रॉपर सेटिस्फाइड हो गए तो ये एडजस्टमेंट हटा दिया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए या आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए या आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है दैट शैल बी फुल एंड फाइनल। And in case where no response is received within 30 days of the issue of such intimation, such adjustment shall be made. टैक्स पेबल कैसे आता है जरा ढंग से देखें। सेम वही चीज है भाई, यहां पर इंटरेस्ट और फीस को पहले करो किनारे। हमें सामने वाले की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट और फीस तो बाद में कैलकुलेट होता है, जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसके ऊपर हिसाब से इंटरेस्ट एंड फीस कैलकुलेट होता है। तो भैया उसको कर दो किनारे। ये आपका टैक्स लायबिलिटी है। हमारे हिसाब से जो नई इनकम आई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, जो नई इनकम आई वो अपने उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालेगा, उसमें से माइनस करेगा टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 91, 90A, 89, 87 का रिबेट और सेल्फ असेसमेंट पर जो आपने टैक्स पे ऑफ कर दिया था वो माइनस कर देंगे। जो बचा है वो टैक्स दो। अब उसके हिसाब से इंटरेस्ट और फीस कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं 4-5, बस इनको तैयार कर लो, लाइफ झिंगा लाला। मैंने आपको केवल यही बताया समरी असेसमेंट में कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की। वो रिटर्न ऑफ इनकम जितने भी स्क्रूटनी के केसेस हैं उनको अलग कर लो। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही नॉमिनल केसेस होते हैं, उनको किनारे कर दो। जो बचे हुए केसेस हैं उनको जल्दी से निपटा दिया जाता है। कैसे निपटाया जाता है? मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हूँ, आपकी डिटेल मेरे पास आई एज अ रिटर्न। मैं उस रिटर्न को पलटता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या क्या रिटर्न में आपने डिटेल लिखी है। नॉर्मल मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड को 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने देखा 2 + 2 = 4, ये वो। अच्छा, कहीं गलती मिली, कौन कौन सी? अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम और 3 चीजों का डिसअलावेंसेस। अच्छा, इनकरेक्ट क्लेम, अर्थमेटिकल एरर है, मैं उसको ठीक करूंगा। इनकरेक्ट क्लेम है, इनकंसिस्टेंट, डिडक्शन एक्सीड कर गया लिमिट से, एडजस्ट कर देंगे। तीसरा मैंने बताया था डिसअलावेंसेस, इन 3 चीजों का। अगर रिटर्न ऑफ इनकम देरी से भरी गई है तो आप लॉस को क्लेम कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते आप। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम देर से भरी और 80 से रिलेटेड आप डिडक्शंस मांग रहे हैं, किसका? 80I से रिलेटेड और 10AA से रिलेटेड, वो आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई एक्सपेंडिचर इंडिकेट किया गया है और आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते समय उसको नहीं दिखाया है या उसको अकाउंट फॉर नहीं किया है, तो उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बस यही तो मैंने बताया। इनका एडजस्टमेंट करने के बाद मैं आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा। जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो नई इनकम आएगी उस इनकम पर टैक्स निकालूंगा। उस टैक्स में से घटा दूंगा, लेस कर दूंगा टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 89, 87A का रिबेट और 90, 90A और 91 का
जो क्लेम आप करते हैं वो आपको माइनस हो जाएगा DTA का, डबल टैक्सेशन रिलीफ वाला। जो भी आया ये आपका अब टैक्स बनता है, इस पे इंटरेस्ट ऐड कर लो, फीस ऐड कर लो, ठीक है ना। जो बना वो अब आपसे मांगा जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। Intimation shall also be sent to the SSE in a case where the loss declared in the return by the SSE is adjusted, but no tax, interest or fees payable by or no refund is due to him. कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो भैया आपको इंटीमेशन तो भेजना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। कोई भी एडजस्टमेंट होगा, चाहे उससे सामने वाले की लायबिलिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इंटीमेशन जाएगा। और मान लीजिए मैंने रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल की, अब मैं वेट कर रहा हूं मेरे पास आएगा, इंटीमेशन आएगा, क्योंकि सबके पास जाता है। मैंने क्या कहा? सबके पास। हाँ हाँ हाँ। अब जो इंटीमेशन है, मान लो मैं, मेरे पास लाखों रिटर्न्स आई, जो स्क्रूटनी वाली उनको किनारे कर दो, उसके बाद जो बची लाखों करोड़ में बच गई, करोड़ में बच गई। अब इन करोड़ ऑफ रिटर्न्स में से जिनका इंटीमेशन जाना है, यानी जिसमें कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, उनको तो तुरंत भेजो भैया, उनसे पैसा मंगवाना है 30 दिन के अंदर। मेरी बात ढंग से समझे, उनसे पैसा मंगवाना है। लेकिन जिनका सब कुछ ओके है, तो आपने जब रिटर्न फाइल की थी ना, फर्स्ट टाइम जब रिटर्न फाइल की थी, तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला था। वही एक्नॉलेजमेंट आपके लिए डीम्ड इंटीमेशन मांगा जाता है, तब माना जाता है तब तक जब तक कि आपको एक एक्चुअल इंटीमेशन ना मिल जाए। अगर वहां से एक्चुअल इंटीमेशन नहीं मिलता तो वही एक्नॉलेजमेंट आपका इंटीमेशन मान लिया जाता है। मेरी बात ढंग से समझे, मैंने जैसे ही रिटर्न दाखिल की तो मेरे पास एक एक्नॉलेजमेंट आया, वही मान लिया जाएगा डीम्ड इंटीमेशन। फ्यूचर में मेरे पास कोई इंटीमेशन आता है तो वो इंटीमेशन प्रिवेल कर जाएगा। अगर कोई इंटीमेशन वहां से नहीं आता है तो इसका मतलब जो भी मैंने फाइल किया था दैट वाज फुल एंड फाइनल, दैट्स इट। वैसे अब चीजें सारी इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो गई हैं, तो यहाँ पर इंटीमेशन सबके पास चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है ना। Acknowledgement of the return shall be deemed to be the intimation in a case where no sum is payable by or refundable to the SSC. No intimation shall be sent after the expiry of 1 year. The most important चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, कहा गया नो इंटीमेशन शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। जिस ईयर में आपने रिटर्न दाखिल की है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न दाखिल की है, उस साल के खत्म हो जाने के बाद 1 साल और मिलता है उस सीपीसी यूनिट को आपके ऊपर इंटीमेशन भेजने का। उसके बाद कोई इंटीमेशन नहीं भेजा जा सकता। अगर आप बच गए तो बच गए, अर्थमेटिकल एरर हो, कोई भी एरर हो, ठीक है ना। 1 year is only for the sending the intimation, not for issue of refund check. ये केवल इंटीमेशन है, रिफंड चेक के लिए प्रोविजन नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। रिफंड चेक के लिए सिस्टम नहीं, मतलब डेट नहीं फाइनल बताता है, रिफंड उसके बाद भी होता है। क्लियर? All the returns are initially processed except those which are selected for scrutiny. मैंने पहले ही बताया स्क्रूटनी वाला बहुत नॉमिनल होता है, बहुत कम होते हैं, उनको अलग कर लो। उसके बाद जितने भी हैं उनको डंडन जल्दी जल्दी फाइनल कर दो। इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट ऑर्डर, दिस इज नॉट एन असेसमेंट ऑर्डर। अब आपके पास इंटीमेशन आ गया कि कोई गलती नहीं मिली, सब कुछ ठीक है, तो ज्यादा फूल कर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आपके ऊपर असेसमेंट के लिए एक नोटिस आ जाए। बेसिकली आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं थी, आपने सारी चीजें एग्जैक्ट क्लेम की थी, सब चीज ठीक मान लिया जाएगा। जो भी आपसे क्लेम किया गया है ना पैसा, सेक्शन 143(1) के समरी असेसमेंट में इंटीमेशन के थ्रू, वो आपका नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाता है। अब अगर आपके ऊपर इंटीमेशन डाला गया है, अगर आपको इंटीमेशन सेंड किया गया है, भैया ये अमाउंट दो या इसका रिप्लाई दो, नहीं दोगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ये मान लिया जाएगा 156 का नोटिस ही आपके पास भेजा गया है। अब आप उम्मीद करें कि 156 का एक ऑर्डर आएगा, नोटिस ऑफ डिमांड आपके ऊपर भेजा जाएगा, उसके अगेंस्ट आप पेमेंट डिपॉजिट करेंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज द नोटिस ऑफ डिमांड, दिस इज योर इंटीमेशन, दिस इंटीमेशन शैल बी डीम्ड दैट दिस इज योर नोटिस ऑफ डिमांड। तो कहा गया वेयर एनी सम इज पेबल, the intimation shall be deemed to be the notice of demand and tax and interest must be payable within 30 days, as else the SSE shall be treated as SSE in default। अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है SSE इन डिफॉल्ट की, और मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया। 220 और 221 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, और आज आते हुए भी मैंने आपको ये चीजें बताई। दैट्स इट। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, जैसे बाकी चीजें समराइज की हैं उसी तरह सेक्शन 143(1) को एक बार और समराइज कर देता हूं। समरी असेसमेंट क्या होता है? समरी असेसमेंट बेसिकली एक एसएससी जब अपनी रिटर्न फाइल करता है ना, सारे एसएससीज रिटर्न फाइल करते हैं, तो सारी आती है सीपीसी यूनिट के पास, इकट्ठी होती जाती है, और सीपीसी यूनिट्स उस पर वर्क करती है, प्रोसेस करती है। उसमें से उन रिटर्न्स को सबसे पहले किनारे कर देती है जिन पर स्क्रूटनी असेसमेंट होना है। तो मालूम है स्क्रूटनी असेसमेंट होना है तो उन पर प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है।
उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, जैसे ही कोई रिटर्न आए उसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं, इनकरेक्ट क्लेम देखते हैं और डिसअलावेंसेस, इन 3 चीज़ों का करते हैं। जो डिसअलावेंसेस करते हैं, 2 तो रिटर्न ऑफ इनकम को डिले करने से रिलेटेड है, उसमें 80 की डिडक्शन अलाउ नहीं करते, 10 ए की नहीं करते और साथ ही साथ लॉस जो क्लेम किया गया है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड, उनको हम डिसअलाउ कर देते हैं। और अगर कोई एक्सपेंडिचर ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेट की गई है और उसको हम लोगों ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में अकाउंट फॉर नहीं किया था, तो उसको भी डिसअलाउ कर दिया जाता है। अब इनकरेक्ट क्लेम का मतलब 3 चीज़ें होती हैं। इनकरेक्ट क्लेम का मतलब 3 चीज़ें होती हैं। अगर कोई एंट्री इनकंसिस्टेंट पाई जाए बुक्स ऑफ अकाउंट में और रिटर्न ऑफ इनकम में, और दूसरा अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी और उस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया गया था पॉजिटिवली या सेटिस्फैक्ट्री, और अगर आपने डिडक्शन एक्सीड लिमिट से एक्सीड क्लेम कर लिया था, तो ये एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से माइनस कर दिया जाता है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेक्शन 87 ए, 89, 90, 90 ए, 91, एएमटी का क्रेडिट, टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट। ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो आपका बच जाता है वो अमाउंट पेबल होता है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह अलग से कैलकुलेट करके सामने वाले से कहा जाता है भैया अब इतना नेट अमाउंट बचा आपका, ये आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो थ्रू जाता है ये इंटीमेशन के थ्रू जाता है। कोई भी एडजस्टमेंट होता है, भले ही उस पर कोई टैक्स बने ना बने, कम रिफंड बने ना बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो उसका हम लोग इंटीमेशन सेंड करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो जैसे ही आपने रिटर्न फाइल की तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला, वही एक्नॉलेजमेंट आपका डीम्ड इंटीमेशन माना जाता है, जब तक कि आपको एक एक्चुअल इंटीमेशन वहाँ से नहीं मिलता, कोई डिमांड रेज नहीं की जाती। इज इट क्लियर? पक्की बात है। और ये कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना, ये कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, तो इसमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं कि फ्यूचर में हमको कोई असेसमेंट की नोटिस नहीं मिल सकती है। 143(2) में नोटिस आ सकती है, 148 में नोटिस आ सकती है, ठीक है ना। 144 किया जा सकता है, देखा जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें ईजी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इंटीमेशन कब नहीं भेजा जा सकता? जिस साल आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 1 साल और ऐड कर ले, उसके बाद आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं आ सकता। सारी चीज़ें हो गई। हाँ, ये आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, सेट रखनी है। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके साथ मिलेंगे ना, तो हम आपको ये बताएंगे। सर्विस ऑफ नोटिस बताना होगा तो बता देंगे, अदरवाइज हम सीधे स्टार्ट करेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट, सेक्शन 143(2) एंड 143(3), द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ से आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स लॉट।